हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल #UPPCS विद चौहान। तो गाइज़ हम कर रहे हैं सामान्य विज्ञान घटना चक्र की, और उसमें भी हम कर रहे हैं भौतिक विज्ञान। तो गाइज़ आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 है हमारा, जो है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो गाइज़ ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इनफैक्ट। तो इसमें नोट्स वाला पार्ट उतना तो नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन आंसर तो काफ़ी ज़्यादा है, 300 के आसपास क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये थोड़े इसके पार्ट्स बढ़ सकते हैं, मे बी 3 4 5 पार्ट्स में हो सकता है। तो वैसे अगर आपको पूरा करना है चैप्टर तो आपको सारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और है गाइज, आपको हर एक जो चैप्टर है उसकी PDF हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, ओके, यही घटना चक्र वाली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। क्या है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो गाइज 1 मिनट बस मुझे तो फ्रेंड्स, पहला है हमारा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें लिखा है कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूट किससे बना है? कंप्यूट शब्द से बना है। देखिए, जिसका अर्थ होता है गणना, मतलब कंप्यूट का अर्थ होता है गणना। सामान्यतः कंप्यूटर को आंकड़ों को प्रोसेस करने का यंत्र कहा जाता है। मतलब हमारे पास बहुत सारा समझ लीजिए इंफॉर्मेशन है, उसको हम प्रोसेस करते हैं, और मतलब बहुत सारा हमारे पास डेटा है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा डेटा है, सही भी है, गलत भी है, सब कुछ है। तो हम उसको प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन लाते हैं, मतलब काम की, ज़रूरत की जो है आप क्या लाते हैं? सूचनाएं लाते हैं। तो ये क्या करता है? प्रोसेस करता है। फिर हम कहते हैं कि डेटा क्या है? इसने कहा असिद्ध तथ्य, मतलब कुछ भी, सब कुछ, मतलब इसमें सही गलत, काम का, जो काम का नहीं है, सारा। तो तथ्य, अंक, सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से क्या होता है, मतलब उस पर प्रोसेस करेंगे आप, तो उसके बाद आप क्या निकालते हैं? अर्थपूर्ण सूचना। हमने वही कहा कि एक इन्फॉर्मेटिव क्या है, इन्फॉर्मेशन लाते हैं आप। ठीक है, जो काम की होती है वो लाते हैं। तो अब ये क्या कहते हैं? सूचना क्या है? लिखा है जिस भी डेटा पे क्या होता है, प्रक्रिया हो चुकी होती है, मतलब हमने सारा प्रोसेस कर लिया, फिर हमारे पास जो भी काम की जानकारी है वो क्या होती है, उसे हम कहते हैं सूचना कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें लिखा है अर्थपूर्ण जो तथ्य है, अंक है, सांख्यिकी सूचना होती है। ये सारी क्या होती हैं? सूचनाएं होती हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद, प्रक्रिया मतलब सारे प्रोसेस हो गए, उसके बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। ऐसे वही चीज़ बार बार लिखिए। अब देखिए बिट क्या होता है। जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में हम अपनी हर बात, ठीक है, हर लेटर होता है, हर नंबर होता है, वो हम बिट्स में लिखते हैं। ठीक है, बिट यानी कि 0 और 1, 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1। 0 और 1 में हम अपनी सारी बातें लिखते हैं, किसमें? कंप्यूटर पर। तो इस 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। ठीक है, लिखा है ये कंप्यूटर की जो स्मृति यानी कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और ये स्मृति में बाइनरी अंक, इसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। तो ये 0 या फिर 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करती है। ठीक है, आप हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 में लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइनरी अंक बोलते हैं। ठीक है, और ये कंप्यूटर की सबसे छोटी, यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो बाइनरी डिजिट का क्या होता है? छोटा रूप है। अब है बाइट। अब देखिए बाइट क्या होती है। हमने देखिए बिट क्या होती है? 0 और 1, यानी कि हमारे पास 2 बिट है। अगर हम ऐसे ही करके टोटल 8 बिट ले लें तो वो 1 बाइट बना देती है। ठीक है, 8 बिट क्या करती है? 1 बाइट बना देती है। ठीक है, तो लाइक कैसे भी आप ले सकते हैं, 0 0 0 0 1 1 1 1, तो टोटल हो गई 8। तो ये 8 बिट क्या होती है? 1 बाइट बना देगी। तो लिखा है यह कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है, स्टैंडर्ड इकाई है। ठीक है, तो कंप्यूटर की स्मृति में कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, जो भी हमारे, हम ए दबाते हैं तो ए को भी हम कुछ 8, जो हमारे 8 बिट में हम लिखते हैं, किसी भी तरह लिखेंगे। ठीक है, कोई अंक हो गया या विशेष चिन्ह हो गया, ASCII कोड में संचित किया जाता है। वही है ये कि आप ए को भी 8 बिट्स में लिख देते हैं, और 8 बिट मिलकर क्या बनाती है? 1 बाइट बनाती है। प्रत्येक ASCII कोड जो है 8 बिट का होता है। ठीक है, जैसे हमें सपोज 1 लिखना है, तो हम नहीं, सपोज हमें 3 लिखना है, तो हम कैसे लिखते हैं? 3 0 0 0 0, फिर 0 0 1 1, ये हमारा होता है 3। गाइस अब मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझाऊंगी, बट ये 3 होता है। ठीक है, कहीं अगर क्वेश्चन आता है तो मैं ज़रूर वहाँ समझाऊंगी। तो हम इस तरह से लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 कैसे लिखते हैं वो भी ऐसे ही कुछ लिखते हैं, 5 6 ABCD, हम सब कुछ ऐसे ही लिखते हैं, 8 बिट में लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए जो है 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनती है। वही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है भारत में कंप्यूटर का विकास। ठीक है, अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे? विकास की बात करेंगे भारत।
तो देखिए सबसे पहले जो भारत में मतलब आता है उसे हम बोलते हैं HEC2M, ठीक है। HEC2M है, इसमें क्या है, विश्व में जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का जो प्रादुर्भाव है वो कब होता है, विश्व में 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में किया गया है, ठीक है। मतलब 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में आपका क्या आता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रादुर्भाव यानी कि स्टार्ट होती है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ का जो पहला कंप्यूटर है वो कब आता है, 1956 में आता है, ठीक है। जो कितने का है आपका, 10 लाख रुपए में खरीदा जाता है। कब आता है, 1956 में आता है, 10 लाख रुपए में आप खरीदते हैं। और इस कंप्यूटर का नाम हमने क्या रखा था, HEC2M, ठीक है। HEC2M इसका हमने नाम रखा था। और इसे हमने कहाँ स्थापित किया था, इसे हमने स्थित किया था या स्थापित किया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कोलकाता में है, वहां पे हमने इसको क्या करा था, स्थापित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है TIFRAC, ठीक है। ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित कंप्यूटर, यानी कि भारत ने खुद, भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर खुद इसे क्या है भारत में बनाया, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्वदेश निर्मित। ये RAC, ठीक है। जिसका विकास कब होता है, 1962 में होता है। और जो पहले वाला जो हमने खरीदा था वो हमने 1956 में खरीदा था, ठीक है। और इसका जो पूरा नाम है यानी कि TIFRAC का पूरा नाम क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे बात परम की। तो परम क्या है, अमेरिका द्वारा भारत को क्रे सुपर कंप्यूटर देने, देखिए क्या होता है कि अमेरिका जो है भारत जो है अमेरिका से कौन सा सुपर कंप्यूटर मांगता है, ठीक है, कौन सा क्रे सुपर कंप्यूटर मांगता है। बट क्या होता है वहाँ पे, जब अमेरिका ना भारत पे प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है, तो वो जो ये सुपर कंप्यूटर हम जो अमेरिका से लेने वाले थे वो देने से मना कर देता है। अब क्या होता है कि 1980 के दशक के अंत में भारत के सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम का क्या होता है, शुभारंभ होता है। मतलब अब भारत बनाने के लिए स्टार्ट करेगा क्या, सुपर कंप्यूटर। कब करना स्टार्ट करता है, 1980 के दशक के अंत में, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं 1985 के बाद के आसपास या उसके बाद जो है भारत स्टार्ट करता है अपना कार्यक्रम सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए। फिर क्या लिखा है, सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में क्या होता है, आप किसकी स्थापना होती है, CDEC की स्थापना होती है। CDEC की जो फुल फॉर्म है वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसकी स्थापना होती है। ये क्या करेगा, सुपर कंप्यूटर बनाने का काम करेगा, ठीक है। हमने इसकी स्थापना कर ली। अब लिखा है परम, जो है पुणे स्थित CDEC द्वारा, यानी कि CDEC कहाँ पे है, पुणे में, डिजाइन और निर्मित सुपर कंप्यूटर की क्या है, एक श्रृंखला है। मतलब इसमें सिर्फ एक परम अकेला नहीं, इसकी पूरी एक सीरीज आती है, ठीक है। तो एक पूरी श्रृंखला है। अब परम 8000 जो है परम श्रृंखला का पहला सुपर कंप्यूटर था, मतलब जो सबसे पहले नंबर पे आया था वो था हमारा क्या, परम 8000, ठीक है, 8000। तो इसका विकास 1991 में हुआ था। CDEC की स्थापना कब हुई थी, आपकी 1988 में हुई थी। जो परम आता है, परम 8000 आता है, वो आपका 1991 में आता है, ठीक है। तो इसे भारत का पहला स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर माना गया, ठीक है, ठीक है। परम श्रृंखला का नवीनतम सुपर कंप्यूटर अभी जो फिलहाल में नवीनतम है, बिल्कुल ही नया है, वो है आपका परम ब्रह्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण की बात करें तो कंप्यूटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इसे हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। हम कितने भागों में, 4 भागों में इसे विभाजित करते हैं। और वो 4 भाग पहले शॉर्ट ऐसे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक तो है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर, एक हो गया मिनी कंप्यूटर, ठीक है, एक हो गया आपका मेन फ्रेम, एक हो गया सुपर कंप्यूटर। तो हमारे पास 4 कंप्यूटर आ गए, एक हो गया माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि माइक्रो कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। माइक्रो बहुत ही छोटी इकाई होती है, ठीक है। वैसे हम देखें तो क्या बोलते हैं, 10⁻⁻⁶ माइक्रो को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारी क्या है, ये आकार में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इन कंप्यूटरों में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आज जो भी होते हैं हम कंप्यूटर में क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए इन्हें क्या बोला है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसको बोल दिया माइक्रो कंप्यूटर। तो इन कंप्यूटर को क्या है, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कि पीसी को निम्न भागों में बांटा गया। मतलब अभी जो हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं वो हो गया पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर के भी बहुत सारे भाग हैं। आइए देखते हैं कौन से भाग हैं। तो जो माइक्रो कंप्यूटर बहुत आप जाने पहचाने नाम है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी कि जो हम देखते थे कि मॉनिटर रखा होता था, कीबोर्ड होता था, सीपीयू होता था, ये पूरा आपका डेस्कटॉप था। फिर अब आ गया है लैपटॉप कंप्यूटर, अब ज़्यादातर वही है। पाम टॉप, यानी ऐसा कंप्यूटर जो हाथ बराबर होता है, ठीक है। और फिर हो गया आपका नोटबुक कंप्यूटर, हो गया आपका टैबलेट, हो गया। आजकल ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी रखी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, देखिए माइक्रो हमने कर लिया, ठीक है।
अब हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर में तो छोटा होता है। तो मिनी कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ है, ठीक है, जो वर्ड लेंथ है वो कितनी है, 32 बिट की है, ठीक है, या इससे भी अधिक होती है, ठीक है, 32 भी होती है। फिर 32 के बाद कौन सा आता है, 64 आता है, ठीक है, 32 बिट है और उससे भी अधिक है। अब मिनी कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो पेरोल, अकाउंटिंग, वैज्ञानिक प्रयोग, इन सब में किया जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग में करते हैं आप, वैज्ञानिक प्रयोग में करते हैं, पेरोल में करते हैं आप, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है तीसरा जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। इसके नोट्स बनाते रहिएगा, वैसे तो आप इसे एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या है, ये कंप्यूटर जो है बड़ी कंपनियां या ऑफिस में जो हमारे पास सर्वर होते हैं ना, तो सर्वर कंप्यूटर के लिए ये यूज़ होता है। जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, याद रखिएगा, ये किसके लिए यूज़ होता है, सर्वर के लिए। अगर आप इंटरनेट भी चलाते हैं ना, तो उसका भी एक सर्वर कहीं पे लगा होगा, तो आप उसके थ्रू चला रहे होंगे, उस सर्वर से बहुत सारे यूजर्स ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है। तो जो मेन फ्रेम है वो सर्वर के लिए काम आता है, और इस कंप्यूटर पर क्या होता है, एक साथ कई जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स मतलब हम और आप जैसे जो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, यूज़र जो है लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे, एक से ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी जो मेमोरी होती है बहुत अधिक होती है। मेमोरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप अपनी सारी जो सूचना है, अपनी जो सारा डेटा है उसको स्टोर करते हैं, यानी उसका भंडारण करते हैं, वो होती है मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर शब्द का जो प्रयोग है, पहली बार अमेरिका में 1929 में हुआ था, ठीक है। कब होता है, 1929 में होता है। तो बाइनरी डिजिटल तकनीक वाले आज के कंप्यूटर का जन्म भी नहीं हुआ था तब, जब हमने सुपर कंप्यूटर नाम सुना था, ठीक है, प्रयोग हुआ था जब, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, ये शब्द गणना यंत्र बनाने वाली अमेरिकी कंपनी IBM, एक ऐसे भारी भरकम जटिल गणना यंत्र की प्रशंसा में गढ़ा गया था, ठीक है। IBM के भारी भरकम और जटिल गणना यंत्र की प्रशंसा में कोई यंत्र बनाया था, तो उसकी प्रशंसा में ये गढ़ा गया था क्या, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जिसे अपने समय की सबसे तेज गणना वाली मशीन माना जाता है। सुपर कंप्यूटर आज तक का ऐसा है जो गणना करता है ना, कैलकुलेशन करता है, कुछ ही सेकंड में लाखों कैलकुलेशन कर जाता है, मतलब ये है सुपर कंप्यूटर। तो लिखा है आजकल की सुपर कंप्यूटर जो है इस्पात की ऊंची ऊंची अलमारी जैसे लगने वाले जो है उच्च कोटि के कंप्यूटर का एक ऐसा सुसंबद्ध समूह है। मतलब इसमें क्या है, सुपर कंप्यूटर एक छोटा सा नहीं है जैसे हमारे पास लैपटॉप है, वो क्या है, बड़े बड़े रूम में क्या होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अलमारी जैसी बनी होती हैं और उसके अंदर सारी फिटिंग होती है, मतलब छोटा मोटा नहीं है, ये पूरा रूम घेर लेता है, इतना बड़ा कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है, जिसमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिल समस्या का तुरंत हल निकाल लेते हैं। मतलब कि कितनी भी कॉम्प्लेक्स आपका सोल्यूशन, मतलब आपका कोई भी समस्या है आपका, कितनी भी जटिल हो, ठीक है, उसका जो सोल्यूशन है वो मतलब सेकंड से भी बहुत कम समय में निकाल के दे सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटर की कार्य निष्पादन क्षमता बताने के लिए क्या है, अब जैसे इसकी जो कार्य निष्पादन जो इनकी क्षमता है उसको हम किस में बताते हैं, लाइक हम बताते हैं गीगा फ्लॉप में, टेरा फ्लॉप में और पेटाफ्लॉप में, ठीक है, जैसी इकाइयों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है गाइस, ये याद रखिएगा, गीगा फ्लॉप, टेरा फ्लॉप और पेटाफ्लॉप आप सुपर कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं। फिर प्रति सेकंड अरबों खरबों गणनाएं, देखिए मैंने तो लाखों बोली थी, यहाँ पे लिखा है अरबों खरबों गणनाएं प्रति सेकंड कर देने वाले सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो है खासकर ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जिसमें कुछ ही क्षणों में बड़े पैमाने पर गणना करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप क्या स्पेस रिलेटेड कुछ गणना कर रहे हैं आप, ठीक है, ब्रह्मांड से रिलेटेड कोई गणना हो रही है आपकी, किसी मिसाइल, किसी रॉकेट, किसी मतलब इन्हीं सबसे जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा की जाती हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फिर और ये देखिए क्या, अभी इसने बता भी रखा है कहाँ पे, इसने लिखा है मसलन मौसम संबंधी अनुसंधान में, नाभिकीय हथियार में, क्वांटम फिजिक्स में, रासायनिक यौगिकों के अध्ययन आदि में जो है हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो इजी हो गया होगा इसे थोड़ा सा समझना। फिर लिखा है जो कंप्यूटर है कि उसके मुख्य भाग कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो है 4 मुख्य इकाइयाँ होती हैं। कितनी यूनिट्स होती हैं हमारे पास, 4 यूनिट्स होती हैं। एक होता है, आपने सुना भी होगा, CPU, बहुत कॉमन सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। दूसरा है आपके पास मेमोरी यूनिट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर मेमोरी यूनिट होता है आपके पास, फिर इनपुट और आउटपुट यूनिट होता है। नॉर्मली मेमोरी, देखो मेमोरी मैंने क्या कहा, जो जहाँ पे भी आप डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि सेव करते हैं, यानी कि भंडारण करते हैं, वो मेमोरी यूनिट में आता है। इनपुट यूनिट क्या होता है, जिस भी चीज़ से आप क्या है इनपुट, यानी अपनी जो भी बात है कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, वो आता है आपका सारा इनपुट। जैसे कीबोर्ड है, आपको कुछ लिखना है, सपोज कि आपको कंप्यूटर में लिखना है
UPPCS विद चौहान सपोज मुझे लिखना, तो मैं किसके थ्रू लिखूंगी, कंप्यूटर, और कंप्यूटर के थ्रू जब कीबोर्ड के थ्रू लिखूंगी, तो कीबोर्ड के थ्रू जैसे ही मैं लिखती हूँ UPPCS विद #UPPCS विद चौहान, तो वो अंदर जाता है कंप्यूटर में, हमें अंदर जाके सेव हो जाता है या दिखने लगता है जो भी। आउटपुट यूनिट क्या होती है गाइस, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी है वो हमें अगर मिलती है, कंप्यूटर से हम लेते हैं, तो हम किसके थ्रू लेते हैं, किसके द्वारा लेते हैं, आउटपुट यूनिट के द्वारा लेते हैं। सपोज कि कोई फाइल है कंप्यूटर के अंदर और हमको चाहिए, तो हमने क्या किया, प्रिंटर का यूज़ किया, प्रिंटर ने उसी फाइल को बाहर निकाल के हमको दे दिया, यानी वो क्या करेगा, आउट होना मतलब बाहर जाना, इन मतलब अंदर की ओर जाना, ठीक है। और एक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम पढ़ते हैं अभी। तो गाइस ये आई होप आपको थोड़ा बहुत ऊपर से समझ में आ गया होगा। तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ, अच्छा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ का मतलब क्या होता है, देखिएगा हमेशा क्या होता है, जनरेशन आती है, ठीक है, एक जनरेशन, फिर उसके बाद दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, उसमें कुछ ना कुछ जो है मॉडिफाई होता रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं, कुछ अच्छा होता रहता है, ठीक है, कुछ नई तकनीकें आती रहती हैं। तो कंप्यूटर की इसी तरह से क्या है, पीढ़ियाँ गई हैं आगे। तो इसमें लिखा है, चलिए ये भी देख लेते हैं हम क्या है। लिखा है कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के आधार पर, किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियों को निम्नलिखित 5 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। मतलब कितनी पीढ़ियाँ आई हैं, कितनी जनरेशन आई है कंप्यूटर की, 5। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सी है। तो वैसे ये पूरा एक चार्ट है हमारे पास, इसको ऐसे देख लेते हैं, तो ईजी है बहुत अपनी। तो जो इसकी जो प्रथम श्रेणी आई थी ना, वो आती है 1940 से लेकर 56 तक आती है, ठीक है। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें एक चीज़ देखिएगा, हमारे पास क्या है, हार्डवेयर की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, विशेषताएं क्या है और उसके उदाहरण, मतलब हमने इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया है, ठीक है। तो जो हमारा प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन आती है 1940 से लेकर 1956 तक आती है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हार्डवेयर में हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं और मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते हैं मेमोरी के लिए। मेमोरी हमें पता है क्या होती है, स्टोर करते हैं जहाँ पे डेटा, ठीक है। तो हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर रहे हैं और मैग्नेटिक ड्रम यूज़ कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे जो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें हम बात कर रहे हैं मशीनी भाषा, यानी कि जो है मशीन लैंग्वेज होती है, जो कि हम किस में लिखते हैं, 0 या 1 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या है, ये जो प्रथम श्रेणी का है उसमें क्या है, इसका आकार बड़ा है, खर्चीला होता है, बहुत महंगा है और सीमित अनुप्रयोग, यानी कि ये बहुत कम जगह यूज़ हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अनुप्रयोग नहीं है, मतलब एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब ये हमने कहा ENIAC में, और इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर में हम इसको यूज़ कर लेते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पे ये 3 इसकी क्या है, उदाहरण है, आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। सेकंड जनरेशन जो आती है वो हमारी 1956 में से लेकर आती है, 1963 में आती है। अब यहाँ पे वैक्यूम, पहले हमने क्या यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब। अब यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब की जगह ये क्या यूज़ कर रहा है, ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहा है। दूसरा ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम था, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर का प्रयोग हो रहा है और मैग्नेटिक टेप डिस्क का प्रयोग हो रहा है। वैसे ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और फिर क्या है, ये वैसे इसके क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं इस तरह से, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या सॉफ्टवेयर में क्या यूज़ कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप फोर्टनेट यूज़ करते हैं, आप कोबोल यूज़ कर रहे हैं, कोबोल, ठीक है। अब इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो इसका आकार छोटा होता है, इसमें मेमोरी ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसे हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, हम IBM, मतलब ये कौन कौन सा इसका जो उदाहरण है वो है IBM 1620 है, IBM 7094 है और यूनिवेक 1108 है। चलिए अब थर्ड जनरेशन देख लेते हैं। तो थर्ड जनरेशन हमारा 1964 से लेकर 1971 में आता है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, आईसी आ जाती है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत छोटी सी चिप होती है, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, इसलिए अब हमारा क्या है कि जो कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा होता था आजकल छोटा हो गया। वो किसकी बदौलत हुआ है, वो इसी की बदौलत हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट की बदौलत हुआ है, ठीक है। और इसमें सॉफ्टवेयर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग आजकल के कंप्यूटर में भी ये लैपटॉप में देखते होंगे तो पूछते होंगे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब। फिर इसमें दूसरा है कि हाई लेवल लैंग्वेज हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, बेसिक का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इसकी विशेषता क्या है, ये बहुत छोटे आकार का है। फिर है डॉक्यूमेंटेशन और क्या है, प्रोसेसिंग के अनुप्रयोग के लिए हम मतलब इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या है, मिनी कंप्यूटर। अभी हमने पढ़ा है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, तो वही है, इसका उदाहरण है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन जो आता है आपका 1971 से लेकर वर्तमान तक, जो अभी हम फोर्थ जनरेशन वाले में चल रहे हैं, इसमें हम क्या VLSI का यूज़ करते हैं। VLSI का मतलब हो गया, देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि जो ये है ना, तो इंटीग्रेटेड सर्किट ये भी है, VLSI जो है ये भी इंटीग्रेटेड सर्किट ही है, बस ये है वेरी लार्ज स्केल, मतलब ये लार्ज स्केल पे है, वेरी लार्ज स्केल पे इंटीग्रेटेड सर्किट है। दूसरा इसमें कहा कि इसमें हम क्या माइक्रो प्रोसेसर
और दूसरा सेमीकंडक्टर पदार्थ का यूज़ करते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर पदार्थ का यूज़ करते हैं। ये समझिए जो आज के वाले कंप्यूटर है ना, हम उसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम VLSI यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर पदार्थ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो देखिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर है आपका, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आप लोग, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी विशेषता है क्या, इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसका प्राइस कम है, मतलब हमें कम दाम में भी अच्छा कंप्यूटर मिल जा रहा है, ठीक है। और इसका जो उदाहरण है वो है माइक्रो कंप्यूटर्स। आगे बढ़ते हैं। अब जो है फिफ्थ पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी जो है हमारे पास, तो इसमें है मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग। ये जो है आपका हार्डवेयर की बात हो गई यहाँ पे। और सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो इंटरनेट हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज़ आजकल इन्हीं पे चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग बहुत सुन रहे होंगे आजकल। हाई लेवल भाषाएं यहाँ पे यानी कि लैंग्वेजेस चलती हैं, जिसमें हम बात करते हैं C++, जावा, .NET, ये सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपके टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसे बस एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है कि आगे के क्वेश्चन, इनफैक्ट ये जो आपका चैप्टर है उसमें 300 क्वेश्चन है, तो 300 क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि इसमें तो कुछ भी पूछा गया, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ रखे हैं, इसमें से ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया। बट हाँ, ये है कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये अत्यंत छोटा होता है, तीव्र गति होती है, इसके उपयोग में आसान होता है और बहुआयामी होता है। मतलब इसमें क्या है, आपको ध्वनि भी सुनाई दे जाती है, आपको दृश्य भी दिखाई, आप लिख भी सकते हैं, टेक्स्ट वैक्स, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो उदाहरण वो हम जानते हैं, नोटबुक क्या होता है आजकल तो सभी जानते हैं, पाम टॉप सुपर कंप्यूटर, पाम टॉप है, देखिए नोटबुक है, पाम टॉप है, सुपर कंप्यूटर है, ये तीनों इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ना, अभी जो हमने देखा था यहाँ पे, ये देखिए कंप्यूटर के जो भाग थे ना, कौन कौन सा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। तो अब हम क्या है, इन्हीं सारे जो भाग हैं, जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये है CPU। आपने बहुत सुना होगा, जब आप डेस्कटॉप कंप्यूटर लाते थे तो एक मॉनिटर होता था और CPU होता था, ठीक है भाई। तो हम लोग एक्चुअली वो पूरा तो CPU होता नहीं, उसमें एक चिप होती है जिसे हम बोलते हैं CPU। अब ये है, इसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में क्या होता है, CPU एक मुख्य हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर, ठीक है। देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो होता है जिसको आप आराम से छू सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के वो होता है जैसे कोई एप्लीकेशन हो गई, जैसे हमारा कोई वो हो गया, क्या बोलते हैं, हमारी कोई एप्लीकेशन हो गई, फ़ोन में ही हो गई, तो वो एक सॉफ्टवेयर हो गई। हार्डवेयर वो हो गया जिसको आप आराम से छू सकते हैं, जैसे आप मॉनिटर को छू सकते हैं, आप जैसे लाइक क्या बोलते हैं, माउस होता है, माउस को छू सकते हैं, CPU का वो जो डब्बा होता है पूरा, उसको छू सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तो जिसे भी आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसे नहीं छू सकते, जैसे एप्लीकेशन होती है वो आपके सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें लिखा है जो सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट में CPU एक क्या है, मुख्य हार्डवेयर होता है, ठीक है। फिर इसे कंप्यूटर का जो है दिमाग यानी कि ब्रेन कहते हैं। CPU सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम दिमाग कहते हैं, किसका, कंप्यूटर का कहते हैं। और इसके दो भाग होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट होता है, एक होता है हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, यानी कि ALU, ठीक है। एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट CU और एक होता है ALU होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये उसके CPU के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट। दूसरा पार्ट था हमारा मेमोरी, फिर तीसरा था हमारा इनपुट डिवाइस, फिर था आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट जो भी, ठीक है। अब मेमोरी की बात करेंगे, मेमोरी यूनिट की बात करें तो स्मृति, मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके द्वारा सूचनाओं या अनुदेशों का भंडारण, यानी कि हमने कहा जितनी भी हमारा डेटा है, जितना भी हमारी सूचनाएं, हम उसका क्या करते हैं, भंडारण यानी स्टोरेज करते हैं। और पुनरुद्धरण का कार्य किया जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर में देखिए अब इसने कहा कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक होता है आपकी इंटरनल मेमोरी जो कि कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है, लैपटॉप के अंदर होती है। एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी जिसे आप बाहर से भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है ना, वो आपकी मेमोरी ही होती है, आपका डेटा उसमें भी सेव होता है, ठीक है, लेकिन आप उसको आराम से बाहर से लगा सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर भी एक मेमोरी होती है जहाँ आप कोई भी, सपोज आपने कोई भी फाइल बनाई तो वो भी आप कहीं लोकल डिस्क DEC कहीं पे सेव कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर भी एक मेमोरी है, ठीक है। तो दो मेमोरी हो गई, एक हो गई आंतरिक स्मृति हो गई यानी इंटरनल मेमोरी, एक हो गई बाह्य स्मृति यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है मेमोरी की क्षमता, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो मेमोरी है, मेमोरी की क्षमता को बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में मापा जाता है। यानी कि जो मेमोरी होती है ना, हम कहते हैं कितने, जैसे आप हार्ड डिस्क खरीदने जाते हैं तो कहते हैं आप कितने TB की खरीदेंगे या कितनी GB की खरीदेंगे। GB मतलब हो गया गीगाबाइट, ठीक है, TB मतलब हो गया टेराबाइट, ठीक है। इस तरह से कहा जाता है आप कितने, इसकी मेमोरी क्या है,
ठीक है, ये कितना डाटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो हम उसे किस में लिख देते हैं, हम बाइट में कह देते हैं, मेगाबाइट में कहते हैं, एमबी, ठीक है, किलोबाइट यानी कि केबी कह देंगे, गीगाबाइट जीबी कह देते हैं, हम टेराबाइट टीबी कह देते हैं। तो इन सब में आप इसकी क्षमता को देखते हैं, मापते हैं। ठीक है, उसके बाद है आंतरिक स्मृति यानी कि प्राइमरी मेमोरी। हमने कहा दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है आंतरिक स्मृति होती है, एक हमारी होती है बाह्य स्मृति। तो आंतरिक स्मृति को ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो एक कंप्यूटर की जो आंतरिक स्मृति यानी कि प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी में क्या होता है, मदर बोर्ड में चिप के रूप में पाई जाती है। मतलब आपके जो लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर, उसमें एक मदरबोर्ड होता है। तो मदरबोर्ड में क्या है, चिप के रूप में पाई जाती है। ठीक है, आंतरिक स्मृति को प्राथमिक स्मृति यानी कि मुख्य यानी कि मेन मेमोरी भी बोलते हैं। जो आपका कंप्यूटर के अंदर होती है ना, उसको आप मेन मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा जिन दो प्रकार की आंतरिक यानी कि मेन मेमोरी का यूज़ किया जाता है, दो प्रकार की हैं वो। ठीक है, मतलब देखिए मेमोरी दो प्रकार की, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल को ही हम बोलते हैं मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी भी होती है दो प्रकार की, एक होती है आपकी रैम और एक होती है रोम। ठीक है, आइए देखें क्या होता है ये। तो यहाँ लिखा है, एक लिखा है रैम, रैम में लिखा है रीड एक्सेस मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम में लिखा है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब रीड, सबसे पहले रोम देखिए क्या होता है, इसमें लिखा है रीड ओनली, मतलब कि आप इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, यानी कि जो इस मेमोरी में है सिर्फ आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको मिटा नहीं सकते, या उसमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो उसमें उसको, जैसे कि आपकी गेम की सीडी आती है ना, उसमें आप कुछ अलग से अपना ऐड नहीं कर सकते। उसने गेम की सीडी आप गेम खेल सकते हैं, बाकी और उसमें कुछ नहीं होती। तो वो होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले रैम की, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कुछ डिफरेंस है दोनों में, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसने कहा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की क्या बोलते हैं, प्रमुख मेमोरी बोलते हैं, यानी कि मेन मेमोरी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, रैम को। तो जिन प्रोग्राम सूचनाओं को प्रोसेसिंग का जो कार्य है कंप्यूटर कर रहा होता है, उन्हें कंप्यूटर की स्मृति में धारण करने के लिए क्या है, रैम का मतलब जैसे आपने कंप्यूटर पे कोई काम किया, ठीक है, अब उसको कंप्यूटर की मेमोरी में अगर आपको सेव करना है तो आप कहाँ करोगे, रैम में कर देते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर कोई भी काम कर रहा होता है तो वो जो है अपनी मेमोरी को कहाँ पे सेव करता है, रैम में सेव कर देता है, आरएम रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में कर देता है। ये क्या होती है, अस्थायी होती है, यानी कि वॉलेटाइल होती है। देखिए कहीं पे लिखा आएगा अस्थायी तो कहीं लिखा आएगा वॉलेटाइल। ठीक है, तो हमें याद रखना है वॉलेटाइल क्या होता है। तो ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें जो संग्रहित डाटा है, यानी कि जो भी आपका डेटा है आपने स्टोर कर रखा है, कंप्यूटर जैसे ही आप उसको बंद करते हैं वो गायब हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, वॉलेटाइल होता है, एक होता है नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल में क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर को ऑफ करते हो डेटा आपका सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वहीं नॉन वॉलेटाइल आ गया। तो यानी कि इसने कहा जो रैम है ना, RAM रैम है, वो आपका क्या है, वॉलेटाइल है, यानी कि जैसे आप कंप्यूटर को बंद करेंगे सारा डेटा खत्म। ठीक है, फिर आते हैं हम रोम पे, जो कि है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसमें लिखा है रोम का जो पूरा नाम यानी कि जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मेमोरी में भंडारित डेटा या जो अनुदेश है उसको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ना तो इससे हटा सकते हैं, ना ही कोई अन्य सूचना या डेटा को वहाँ पे भंडारित यानी कि स्टोर कर सकते हैं। उसको वहाँ से हटा भी नहीं सकते, कुछ और वहाँ पे डाल भी नहीं सकते, सिर्फ जो भी उसमें है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे फिर लिखा है ये मेमोरी कंप्यूटर की जो है स्थायी, देखो पहले वाली जो हमने पढ़ी थी ना रैम क्या थी, अस्थायी थी। ठीक है, यानी कि वॉलेटाइल। ये क्या है, स्थायी है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल रूप। यानी कि इसने कहा कि कंप्यूटर के बंद होने पर रोम में जो सूचनाएं संग्रहित हैं वो नष्ट नहीं होती। मतलब कंप्यूटर को ऑफ कर दीजिए, वो जो भी सूचनाएं हैं वो वहीं की वहीं रहेंगी। ठीक है, सामान्यतः बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम रोम चिप में संग्रहित रहता है। किस वजह से, उसमें एक क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, उसको हम उसका नाम है BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी वजह से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लिखा है बाह्य स्मृति या सेकेंडरी मेमोरी। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी यानी कि जो प्राथमिक मेमोरी थी वो पढ़ी, यानी कि मेन मेमोरी पढ़ी। तो उसमें दो होती हैं, एक हो गया हमने रोम पढ़ा था, एक हमने पढ़ लिया रैम। ठीक है, ये दोनों हमारी प्राथमिक थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी यानी कि बाह्य या सेकेंडरी एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी कुछ, अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और बाह्य क्या होती है, हमने जैसे कहा कि एक होती है इंटरनल जो अंदर ही होती है आपके कंप्यूटर के, एक होती है एक्सटर्नल, जैसे पेन ड्राइव हो गई। ठीक है, तो पेन ड्राइव आप अलग बाहर से इसे अटैच करते हैं और अपना डेटा उसमें स्टोर कर देते हैं। तो उस टाइप की जितनी भी होती है ना वो सारी हमारी होती है सेकेंडरी, यानी कि बाह्य।
ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल होती है, सारी बाहर से होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी होती है, बहुत जानी पहचानी है सारी आपको आराम से। तो हार्ड डिस्क, हम जिसके पास भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है, तो उसको हार्ड डिस्क के बारे में पता होगा। वही पहले होती थी फ्लॉपी डिस्क होती थी, मतलब पहले आती थी। इसकी जो मेमोरी होती थी ना, यानी क्षमता जो होती थी डेटा को क्या करने की, स्टोर करने की, वो काफ़ी कम होती थी। वही आपने सुना होगा सीडी रोम, सीडी आती है, सीडी भी बहुत सुनी होगी आपने, ठीक है। सीडी का भी आपने प्रयोग किया होगा। पेन ड्राइव से पहले सीडी बहुत ज़्यादा, और डीवीडी हम यूज़ करते थे, अब पेन ड्राइव करते हैं। उसके बाद अब और भी अच्छा है, ब्लू रे डिस्क करते हैं। फिर देखिए अब इसमें लिखा है, एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है। तो देखिए हार्ड डिस्क में क्या लिखा है, ये हार्ड डिस्क में एक से अधिक डिस्क होती है, और डिस्क जो है ट्रैक में विभाजित होती है, और जो ट्रैक है सेक्टर में विभाजित होते हैं, ठीक है। इसमें का जो हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा को इसमें क्या करते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इसमें एक से अधिक डिस्क होती है। डिस्क क्या होता है, एक से ज़्यादा होती है। और डिस्क किस में विभाजित होती है, ट्रैक्स, और ट्रैक किस में होती है, सेक्टर्स में होती है। थोड़ा बहुत आप एक दो बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बात करी डीवीडी की। तो डीवीडी की जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो इसने कहा डीवीडी एक क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। यानी कि जो ऑप्टिकल जो लाइट होती है ना, उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, डीवीडी में अपना डेटा को स्टोर करते हो, इसलिए इसका नाम रख दिया ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कर दिया, ठीक है। जो सीडी की तरह ही होती है, मतलब सीडी भी वही होती है, डीवीडी वही चीज़ होती है, बस ये होता है कि सीडी में जो आपका डेटा है, आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको जो स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है, डीवीडी में थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो डीवीडी है, डीवीडी में जो स्टोरेज क्षमता है ना, सीडी डीवीडी की जो स्टोरेज क्षमता है वो 15 गुना होती है किसकी स्टोरेज क्षमता से, सीडी की क्षमता से। अगर सपोज कि सीडी 1 जीबी तक स्टोर कर सकती है, तो ये 15 जीबी तक कर सकती है। मतलब सीडी में अगर आपकी एक मूवी आ सकती है, एक मूवी आप इसमें अगर डाल सकते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, 15 मूवी स्टोर कर सकते हैं डीवीडी में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है डीवीडी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। तो 2 प्रकार की, मतलब एक हो गया डीवीडी आर और डीवीडी आर डब्ल्यू। इसका क्या मतलब होता है, डीवीडी आर मतलब होता है डीवीडी, ये हो गया रीड, और ये हो गया रीड एंड राइट। मतलब डीवीडी आर का मतलब हो गया सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ उसे रीड कर सकते हैं। जैसे कोई गेम की सीडी है, उसमें आप सिर्फ गेम खेल सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, कुछ भी नहीं डाल सकते इन्फॉर्मेशन, या कोई डेटा नहीं डाल सकते, तो वो हो गया डीवीडी रीड कर सकते हैं आप, राइट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी है आपकी डीवीडी रीड एंड राइट, रीड राइट, ठीक है। यानी आप उसमें जो भी है उसको रीड भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और राइट भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आई कोई चीज़, या आपको उसको एडिट करना है, आपको उसको हटाना है, डिलीट करना है, कुछ नया डालना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन है राइट का भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेन ड्राइव, ये तो सभी जानते हैं। तो पेन ड्राइव का जो पेन ड्राइव को यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। और पेन ड्राइव वर्तमान में डेटा संग्रहण युक्ति, यानी कि डेटा स्टोरेज डिवाइस में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, मतलब आजकल हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या यूज़ कर रहे हैं, पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं। तो यही लिखा है। और उसके बाद इसमें लिखा है ब्लू रे डिस्क, ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क एक क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है, ये भी वही थोड़ा सा ऑप्टिकल जो है डिस्क है, जिसे डीवीडी का उन्नत यानी कि एडवांस संस्करण कहा गया है। मतलब डीवीडी आए, डीवीडी के बाद हमने क्या किया, बहुत अच्छा क्या है, उससे अच्छा हमने क्या बना दिया, तो हमने ब्लू रे डिस्क बना दिया, ठीक है। तो जो ब्लू रे डिस्क में जो ब्लू लेजर के रंग को, और जो रे है ऑप्टिकल किरण यानी कि ऑप्टिकल रे को प्रदर्शित करता है। हमने इसका जो नाम रखा है ना ब्लू रे, तो ब्लू जो लेजर है उसका कलर कौन सी लेज़र से, देखिए ये इसमें जो डिस्क है ना, उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो लेज़र की जो लेज़र लाइट होती है ना, उसके थ्रू इसमें डेटा आपका क्या होता है, स्टोर होता है। तो ब्लू है उसी लेज़र का रंग, और रे हमारा क्या है, वही ऑप्टिकल रे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनपुट, अब देखिए हमारा हो गया ये पूरा मेमोरी यूनिट्स हो गया। अब हम करेंगे इनपुट, फिर हम करेंगे आउटपुट। तो इनपुट मैंने बता दिया, जिससे भी आप डेटा को क्या है कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। तो हम किस किस का, इसमें लिखा है जिस युक्ति का प्रयोग डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट यानी कि एंटर करने के लिए किया जाता है, वे सभी युक्तियाँ क्या होती हैं, इनपुट युक्तियाँ कहती हैं, या हम बोलते हैं आगम। आगम या इनपुट एक ही बात होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियों की बात करिए, क्या क्या होती हैं इनपुट युक्तियाँ। जैसे कि हम देखते हैं कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप अंदर कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। माउस से उसी के अंदर आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्लिक करते हैं, कहीं यहाँ कोई फाइल खोलते हैं, वो माउस की हेल्प से करते हैं। स्कैनर भी जो आपका है इनपुट डिवाइस है, और एक होता है ट्रैक बॉल, एक होता है लाइट पेन, ठीक है। ये सारे आपके इनपुट डिवाइस है, एक दो बार पढ़ेंगे आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपके आती है आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो आउटपुट यूनिट यानी कि कुछ भी आपको कंप्यूटर से लेना होता है ना,
वो होता है आपका आउटपुट यूनिट के थ्रू। तो इसमें लिखा है आउटपुट युक्ति या निर्गम, इसको बोलते हैं हिंदी में निर्गम। निर्गम से तात्पर्य ऐसे उपकरण से है जो किसी संगणना के परिणामों को प्रयोक्ता तक पहुंचाती है, मतलब ये आप तक पहुंचाती है। ठीक है, ये परिणाम दृश्य प्रदर्शन इकाई द्वारा दिखलाए जा सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर द्वारा मुद्रित कराए जा सकते हैं। देखिए पहला वाला जो है दृश्य प्रदर्शन इकाई, यानी कि एक जो स्क्रीन लगी होती है ना, तो आप उसमें से भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंटर से आप उसको जो है निकाल सकते हैं बाहर। चुंबकीय माध्यम पर संग्रहित किया जा सकता है और अन्य किसी चुंबकीय माध्यम का मतलब कह दीजिए जैसे वो आपकी डिस्क हो गई, कुछ सीडी पे आप उसमें डाल सकते हैं, सीडी में डाल सकते हैं। ठीक है, उसे या किसी आप पीडी में, पेन ड्राइव में डाल सकते हैं। तो इन सब में आप डाल सकते हैं, अपने डेटा को बाहर निकाल सकते हैं वहाँ से। ठीक है, और लिखा है अन्य किसी विधि द्वारा यह निर्गम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब लिखा है इसमें इसके जो उदाहरण वो क्या है, प्रिंटर हो गया, फिर है प्लॉटर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, जो वही आपको जो मॉनिटर है जिसमें आप देखते हैं, या एलसीडी हो गई, यानी कि जो भी आपकी स्क्रीन है ना, वो भी मॉनिटर है, एलसीडी है, प्रिंटर है और प्लॉटर है। एक दो बार पढ़े याद हो जाएगा। अब इसने कहा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के को मुख्य दो रूपों में जो है भागों में बांटा गया है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये देखते हैं हम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए लिखा है यह कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम, यानी कि मेन जो प्रोग्राम होता है वो यही होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसके बिना कंप्यूटर को आप स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब ये कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होता है, मतलब उसी के अंदर होता है। ठीक है, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर को ऑन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली, यानी कि जो इंटरनल ऑपरेशन होता है उसको क्या करती है, कंट्रोल करता है। मतलब ऐसा समझिए मोटा मोटा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आप कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं ना कि लोकल डिस्क सी में आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको अगर आप डिलीट कर देते हैं तो आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पहले नॉर्मली ऐसे समझते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सपोज कि आपको कोई अपना रिज्यूमे बनाना है, ठीक है, आपको अपना बायोडाटा बनाना है, आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, तो आप कहाँ जाके बनाते हैं, आप जाते हैं, आप कहते हैं यार इसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पे मैं ये लिख सकूँ। ठीक है, तो आप जाते हैं कहाँ पे, MS वर्ड पे जाते हैं। ठीक है, आपको एक पूरी टेबल बनानी है, कुछ ऐसी अकाउंटिंग का कोई काम करना है, आप जाते हैं MS एक्सेल पे जाते हैं। आपको कोई ड्राइंग बनानी है तो आप जाते हैं पेंट पर। ठीक है, इसी तरह आपको ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वही हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें लिखा है ये एक या अधिक प्रोग्राम का समूह होता है जिसे प्रोग्रामर द्वारा एक विशेष कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कोई एक विशेष कार्य करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोग के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जैसे लिखने के लिए कुछ होता है, ठीक है, आंकड़ों को रखने के लिए कुछ होता है, गाना रिकॉर्ड करने के लिए कुछ होता है, वेतन की गणना करने के लिए कुछ एक सॉफ्टवेयर होता है, लेन देन का हिसाब रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हर चीज़ के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है आपके पास। तो उदाहरण के लिए फिर वही चीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें लिखा है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, आपका ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। फिर लिखा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो कंप्यूटर जो है किसी कार्य को करने के लिए जो प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करता है। मतलब कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर देखिए अपने दिमाग से तो काम नहीं करता है, आप क्या करते हैं, उसको कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम बना के देते हैं, उसके हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करता है। मतलब जो भी आप प्रोग्राम बना देते हैं वो वैसा काम करने लगता है। ठीक है, फिर लिखा है कंप्यूटर केवल एक भाषा समझता है। ठीक है, वो इंग्लिश नहीं समझता, हिंदी नहीं समझता, वो सिर्फ एक भाषा समझता है, उसको हम बोलते हैं मशीन भाषा, यानी कि मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज हम कैसे लिखते हैं, 1 और 0 की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि दो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा बिट्स होती हैं 0 और 1, और वो वही जो है आपकी पूरी की पूरी लैंग्वेज में यूज़ होता है 0 और 1। 0 1 से आप सब कुछ लिख देते हैं। ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी भाषा, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है अब इसमें कुछ लैंग्वेजेस लिखी हैं जो कंप्यूटर में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे है ये कोबोल हो गई, लोगो हो गई, आपका बेसिक है, फिर है एल्गोल है, सी है, C++ है, फिर एक है कोमल है, प्रोलॉग, पास्कल, जावा, C#, एंड RPG, आपका LISP, फिर आपका है स्नोबॉल। ये सब आप याद कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे वैसे याद हो जाता है।
और हाँ, अगर मैं कहूँ तो आगे जाके बहुत ज़्यादा इसका क्वेश्चन आए भी नहीं है, लेकिन हाँ पढ़िएगा जरूर। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है आपस में जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने और सूचनाओं और जो संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक है, लिखा है नेटवर्क के प्रकार। अब नेटवर्क के प्रकार कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक होता है लैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, ये कंप्यूटर नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज 10 कंप्यूटर है, 10 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क बना रहे हैं, इसे ही हम बोल देते हैं नेटवर्क। तो एक हो गया लोकल एरिया, नाम से पता चला है लोकल। लोकल एरिया मतलब आसपास का ही होगा, ज़्यादा बहुत मतलब इसकी रेंज बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा एरिया को कवर इसने नहीं किया होगा। ठीक है, तो लोकल एरिया। तो लिखा है यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो भौगोलिक परिधि में सीमित होता है। ठीक है, सीमित यानी कि लिमिटेड होता है। और जैसे अब देखिए यहाँ पे कितना छोटा एरिया कवर कर रहा है, ये घर हो गया। ठीक है, ऑफिस हो गया, भवन मतलब बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी, उसका एक छोटा सा समूह हो गया। ठीक है, भवन का एक छोटा सा समूह हो गया, ये हो गया आपका लोकल एरिया। अब हो गया वाइड। वाइड का मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा बड़ा, मतलब थोड़ा एरिया ज़्यादा होगा शायद इसमें। तो देखिए क्या लिखा है, इस नेटवर्क में क्या होता है, कंप्यूटर आपस में लीड्स लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। और इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि क्या होती है, बड़ी होती है, यानी कि इसमें का जो जियोग्राफिकल एरिया होता है ना, वो इसका ज़्यादा होता है। जैसे पूरा शहर हो गया, कोई एक देश हो गया, एक महादेश हो गया, में जो है नेटवर्क का जाल होता है, पूरे मतलब पूरे देश या पूरे महादेश में ये फैला हुआ है। ठीक है, इंटरनेट इसका एक अच्छा उदाहरण है। मतलब हम अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट है। बैंकों द्वारा प्रदत्त एटीएम सुविधा जो है वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, कि मतलब बैंक जो एटीएम की सुविधा देते हैं वो भी आप देखिए पूरे देश में होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये भी इसका भी जो एरिया है देखिए ज़्यादा ही होता है। तो इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक जो है लोकल एरिया नेटवर्क का एक साथ जुड़ा होना होता है। ये एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क है। पता सपोज की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ऐसा मान लेते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी मान लेते हैं आप, ये है मुंबई है। ठीक है, उसमें पूरा एक नेटवर्क हो जाए। ठीक है, ये भी एक काफ़ी बड़ा हो गया। तो ठीक है, अब इसमें लिखा है राउटर, स्विच और हब्स मिलाकर हब्स जो है मिलकर क्या है, एक पॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। यानी कि क्या क्या मिलकर एक पॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो है निर्माण करते हैं। राउटर हो गया आपका, स्विच हो गया और हब्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है www। ठीक है, हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, आप ऐसे लिखते हैं कि www.google.com या www.gmail.com ऐसे करके आप लिखते हैं। ठीक है, अब ये www क्या है, तो इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, ये होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इस अनुप्रयोग का आविष्कार किसने किया था, ब्रिटिश के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टिम बर्नर ली। क्या नाम था इनका, ये टिम बर्नर ली ने फ्रेंच स्विस सीमा पर क्या किया, जेनेवा के पास यूरोपियन लैबोरेटरी ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इनका नाम याद रखिएगा, टिम बर्नर ली। और लिखा है किसी वेबसाइट पर टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि, वीडियो के साथ सूचना को अपने पेज में www की सहायता से इंटरनेट पर प्रदर्शित करना सुगम हो गया। ठीक है, मतलब हम इन सारी चीज़ों को क्या है इंटरनेट पे लिख सकते हैं। टेक्स्ट से चित्र हो गया, ध्वनि हो गई, वीडियो के साथ सूचना को अनेक पेजों, यानी कि जो हम पेज होते हैं उनको बोलते हैं वेब पेज में www की सहायता से क्या इंटरनेट पर प्रदर्शित करना क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, तो इस सेवा की विशेषता यह है कि इसके द्वारा वेबसाइट में लिंक के जरिए अन्य वेबसाइट पर एक माउस के क्लिक से जाया जा सकता है। मतलब क्लिक करेंगे और आप दूसरे पेज पे आराम से जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ईमेल क्या होता है। देखिए, ईमेल वर्तमान में संदेश यानी कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन डेटा है के आदान प्रदान का तीव्रतम साधन है। जैसे ईमेल क्या, आप जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप अपने कोई भी बात होती है, कोई भी डेटा होता है, आराम से क्या होता है उसका आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब आप किसी को भेज सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। तो इसकी जो है सहायता, यहाँ हम बात करें ईमेल की, तो इसकी सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने मित्र, सहपाठी अथवा व्यापारिक जो सौदों के लिए कंपनी या व्यापारी को एक संदेश भेज सकते हैं, और जो कुछ ही क्षण में मिल जाता है। मतलब कि बहुत ही कम टाइम में क्या करते हैं, आप किसी को भी जो है इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। बस ये है ईमेल का काम। ठीक है, तो हमारा जो ये इसके जो नोट्स वाला पार्ट है, आई थिंक ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो गाइज ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। और एक बात और बता दूं गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बहुत हैं, 300 के आसपास क्वेश्चन है इसमें। देखिए यहाँ पे
देखिए यहाँ पे कितने, ये जो पीडीएफ, आप पीडीएफ ही दे सकते हैं, कितने पेजेस की पीडीएफ बन रही है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे इसको तो मैं हटा नहीं सकती। देखिए यहाँ पीछे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 6 आउट ऑफ 45, यानी कि अभी हम 6 पेज कर चुके हैं, अभी हमारे पास 45 पेजेस हैं टोटल, यानी कि अभी भी 39 पेजेस हमारे बचे हुए। तो गाइस ये थोड़े इसके पार्ट्स पड़ जाएंगे, लेकिन अच्छा है आप पढ़ते रहिए। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप क्या है चैप्टर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उसे शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेम चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं गाइस। थैंक यू, गुड नाइट।